इन सर्जरीज के बाद कई पेशेंट्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का कंप्लेन करते हैं, तो क्या ये सच है? सर इसमें कुछ स्पाइन डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे कि हमको ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने कहा 80% लोगों में विटामिन डी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें कमी आने वाली है। पर्टिकुलर पेशेंट छानना पड़ेगा। जिम इज बेटर और रनिंग या वॉकिंग इज बेटर? तो वो आपकी बॉडी को फटीग करेगी, मसल्स को इंजर करेगी। ये पेन 30 की उम्र के बाद इतने कॉमन क्यों हो गए हैं? फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। बड़े एक एरिया के अंदर एक नी रिप्लेसमेंट सेंटर डेवलप हो रहा है, तो इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो गया नी रिप्लेसमेंट का, तो क्या वाकई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है? तो इसका सबसे बड़ा रोल है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को फ्री कर दिया गया है। तो फ्री के चक्कर में 72 आवर के अंदर मैं आपको चला दूंगा, तो वो सोचते हैं कि 72 घंटे बाद मतलब वो चलने लग जाएंगे, किसी पार्क के अंदर दौड़ने लग जाएंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि 72 घंटे बाद उनको उस कमरे में जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ 2 कदम चलाना था, और डॉक्टर साहब बोलने देखो मैंने तुम्हें चला दिया। सेक्स हार्मोन्स हमारे बोन हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं? मेल और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेंटेन द बोन मेटाबॉलिज्म। सर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पेन किलर ऑयल बेच रहे हैं, ऑर्थो ऑयल, ये ऑयल, तो क्या इनका कोई रोल होता है? बट ये आपकी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। वेलकम टू मैड माइक्स न्यू एपिसोड, और आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज जैन। डॉक्टर पंकज जैन के बारे में यही बोल सकते हैं कि ये जयपुर की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और जितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, जयपुर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सब जितने भी नी पेन्स हैं, जितनी भी हड्डियों की दिक्कतें हैं, सर के पास जाके कंसल्ट करते हैं। सर जयपुर के सबसे बड़े, राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर हजारों नी रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑर्थोपेडिक साइंस के ऊपर, बेसिक हड्डियों के बारे में। क्योंकि जो सवाल मेरे पास आज आए थे लोगों के, वो ये थे कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो 40 के बाद के लोग हैं, 50 के बाद के लोग हैं, इन सब में हड्डियों की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? क्या जो इंडिया है, जैसे मैंने कई बार बोला कि इंडिया इज ए टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंट कंट्री, तो क्या एक इंडिया जो है ये इसकी बोन्स भी कमज़ोर होती जा रही है? हमारा जो यंग है, हमारा जो नया आदमी है, उसके अंदर भी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही। तो इन सारी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। कई मिथ्स पे बात करेंगे, कई मेडिकल साइंस की ऐसी बातों पे बात करेंगे जो थोड़ी सी मुश्किल है पूछना, लेकिन मैंने जितना सर को सुना है ये बहुत आसानी से सारे जवाब देने वाले। तो सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना आपका एक पैशन था या आपके सपने कुछ और थे? नहीं सर, बिल्कुल पैशन था। एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद एक ऐसी ब्रांच मिली जिसमें हम अपने मन से पेशेंट को जल्दी से जल्दी वापस बैक टू वर्क कर सकते हैं। तो और उस वक्त टॉपर्स की ब्रांच होती थी, तो इसलिए भी लगता था यार अगर अच्छा रैंक आ गया तो यही लेना है, और सब कुछ ठीक रहा तो फर्स्ट चॉइस फुलफिल रही। तो पर आज भी ऑर्थोपेडिक टॉपर्स की ब्रांच मानी जाती है? अब है हमारे पास सीटें, पहले बहुत कम थी, अब सीटें ज़्यादा हैं, तो वी हैव ए वेरिड नंबर। बट हाँ, ऑर्थोपेडिक्स अभी भी क्लिनिकल सिनेरियो में टॉप ब्रांच आती है। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैंने देखा है कि हर आदमी कैल्शियम फाँक रहा है, हर आदमी विटामिन डी फाँक रहा है, तो क्या कैल्शियम लेना चाहिए? किसको लेना चाहिए? विटामिन डी हर आदमी को लेना चाहिए? दूसरा सवाल मेरा ये है कि विटामिन डी की जो इन्वेस्टिगेशन है, यदि जब आपने प्रैक्टिस चालू करी थी, मुझे 100% पता है कि उस वक्त ये इतनी कॉमन जांच नहीं होगी कि आज हर आदमी विटामिन डी लिख रहा है, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। तो इट्स ए समथिंग डिफरेंट साइंस, और इट्स रियली नीडेड साइंस। सबसे पहले कैल्शियम के ऊपर आते हैं। कैल्शियम की हमारी सबकी डाइट में रिक्वायरमेंट है, बट पहले हम इतना काम करते थे, खाना खाते थे कि वो पूरा हो जाता था। पिछले कुछ समय में लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, तो हम 30-40 के बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी देखते हैं। तो सबको तो नहीं, बट हाँ एक एज ग्रुप, जैसे ग्रोइंग एज ग्रुप है, उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आपको अगर
डाइट डेफिशिएंट है तो आप कैल्शियम लीजिए, क्योंकि हम कैल्शियम का जो बैंक बैलेंस है एक एज तक ही उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए 30 साल की एज के बाद आप कैल्शियम खा भी लेंगे तो वो आपकी बॉडी में सेट नहीं होगा। तो हम बच्चों की डाइट में कैल्शियम का एक बहुत अच्छा रोल मानते हैं। हाँ, अगर कोई 40 का आदमी कहे कि सब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है फिर मैं कैल्शियम खाऊं, तो उसके लिए नहीं है। 50-55 के बाद अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको एक एडिशन किया जा सकता है। इसके बाद आती है बात विटामिन डी की। विटामिन डी में भी यही है कि आज सूरज के नीचे बैठना शायद सबकी किस्मत में नहीं है। तो अगर वो सुबह 8-9 बजे आप निकले और रात को 8 बजे आए तो जो 1 घंटे का समय हमें सूरज के नीचे चाहिए वो किसी को नहीं मिलता। हम सब बहुत अच्छे से कपड़े पहन के सूट बूट पहन के निकलते हैं तो उनमें भी हमारा जो सरफेस एरिया फेस के अलावा हाथ थोड़े से वही एक्सपोज होंगे, तो उनसे भी विटामिन डी नहीं बनेगा। तो एक जितने भी लैब में हम टेस्ट कराते हैं हमें 80% लोगों में विटामिन डी की कमी मिलती है। तो हमारा सबसे पहले रिकमेंडेशन ये होता है कि आप सन एक्सपोजर नेचुरल मेथड्स को बढ़ाइए। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर मेरे को नहीं मिलता समय, तो हम कहते हैं कि विटामिन डी को ले सकते हैं, लेकिन हर बार टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप टेस्ट करा भी रहे हैं तो फिर उसको आपको फॉलो भी करना होगा कि वो टेस्ट आपका जब आपने विटामिन डी लिया उसको इफेक्ट भी आया और आपका लेवल ठीक हुआ है। और जब वो ठीक है लेवल, तो आप अपनी एक्सरसाइज, डाइट और सन एक्सपोजर को बढ़ा लीजिए। बार बार आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। पिछले कुछ समय में ये मार्केटिंग भी है। क्योंकि पहले हमें ध्यान था कि एक इंजेक्शन आता था विटामिन डी का जो हम सब में लगाते थे और काम चल जाता था। वो इंजेक्शन शायद 20 या 25 रुपये का होगा। आज उसी इंजेक्शन को रिप्लेस करके हमने उसका 1/10 डोज को हमने 80 से 90 रुपये में बना लिया है। सो चीज़ें बदली हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट बदली हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी की रिक्वायरमेंट्स बदली हैं। बट हाँ, विटामिन डी की कमी आजकल हमारे क्लिनिकल सिनेरियो में है और उनका इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा 80% लोगों में विटामिन डी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें कमी आने वाली है। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय हम सीधे विटामिन डी दे देते मैं आमतौर पे ये फॉलो करता हूँ कि सर मैं अपने पेशेंट को कहूँ कि आप विटामिन डी ले लो। अगर उसके सिम्टम उससे ठीक हो जाते हैं तो मुझे टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने में वो टेस्ट की कॉस्ट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में है उतने में तो उसकी पूरा दवाइयों का कोर्स ही पूरा हो जाएगा। तो अधिकतर केसेस में हम नहीं कराते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई मेरे को किडनी का पेशेंट है या जिसको ऑस्टियोपोरोसिस सिवियर है, पहले विटामिन डी ले चुका है और ठीक नहीं हो रहा है, उन केसेस में विटामिन डी की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो हमको पर्टिकुलर पेशेंट छानना पड़ेगा कि यार इन सब में इसको ज़रूरत है, इसको नहीं है। ब्लैंकेट की जिसको आ जाए विटामिन डी टेस्ट कराया जाए, ये एक गलत तरीका है। विटामिन डी के 3 डोजेज मुझे समझ में आते हैं। पहला 1000 या 2000 mcg पर डे, एक 60,000 के वंस ए वीक, और एक 3 लाख या 6 लाख यूनिट 3 मंथ्स में या 1 मंथ में, जैसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये तीनों में हम जो डोजेज हैं वो सबके लिए सेम है या किसी को ऐसा देना है, किसी को ऐसा देना और किसी को ऐसा सर देना? जिसमें कमी है उसमें तो हमको उसको जल्दी से ठीक करना होगा। तो उस केस में इंजेक्शन फास्टेस्ट मेथड है। बट अगर पेशेंट इंजेक्शन प्रेफर नहीं करता है तब हम वीकली ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको हम कहते हैं लोडिंग डोज, जो 60,000 है, 1/10 ऑफ द इंजेक्शन। ओरल मेडिसिन बच्चों में दी जा सकती है या ओल्ड एज पेशेंट जो बहुत सारी डोज टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज डेली विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हम ये कहेंगे कि जिसको हम कमी मिल गई हमारे को टेस्ट कराने के बाद, तो उसको हमने विटामिन डी दे दिया। उसके बाद उससे कहना है कि आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, सन एक्सपोजर बढ़ाइए, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो जो विटामिन डी आपका बड़ा करेंगे, आर्टिफिशियल सोर्सेज नहीं करेंगे। तो इसलिए डोज डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट क्या किस एज ग्रुप का है और उसके लिए क्या सुइटेबल है, हम मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से ओरल जो आपने कहा या इंजेक्टेबल चूज करते हैं। तो 1 से वीक कब तक लेना है? आमतौर पे पेशेंट को मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप 10 सेशेट ले लीजिए, 10 पाउच ले लीजिए, 10 अपना आजकल शॉर्ट्स आते हैं वो ले लीजिए। उसके बाद आप उसको वीकली या मंथली पे चले जाइए। तो इन जनरल अगर आप हर मंथ एक शॉट या एक सेशे लेते हैं 60,000 का, और बाकी विटामिन डी आप अपना सन एक्सपोजर से कीजिए। विटामिन डी नॉर्मल होने के बाद 1 सेशे पर मंथ इज गुड इनफ। विटामिन डी का मेन रोल क्या है? विटामिन डी सर इसको आजकल वंडर हार्मोन भी बोला जा सकता है तो विटामिन छोटी अमाउंट में चाहिए, लेकिन बोन मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, आपका साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, बोनी क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, इन सब में आपके रोल हैं।
बोन को हेल्दी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी कम होने के साथ साथ आपके जितनी भी कैल्शियम रेगुलेशन है उस मेटाबॉलिज्म में हम लोग फंस जाते हैं। तो विटामिन डी का एक्सीलेंट रोल है फॉर ए जनरल वेल बीइंग। अगर ये कम होगा तो प्रॉब्लम बढ़ती हैं। और यदि ये ज़्यादा हो तो टॉक्सिसिटी हो सकती है? बहुत रेयर है सर। मैंने एक पेशेंट देखा था जिसको 10 डॉक्टरों ने देखा हुआ था, मैं 11वां था, और 10 के 10 ने विटामिन डी दिया हुआ था, और वो पेशेंट पिछले 1 साल से विटामिन डी ही खाया जा रहा था। तो उस पेशेंट में टॉक्सिसिटी के सिम्टम थे। हमने उसको विटामिन डी का अब 6 महीने तक मत खाना, और वो पेशेंट उस विटामिन डी के बंद करते ही ठीक हो गया कि भाई 3 महीने बंद हो गया, विटामिन डी लेवल हो गया। तो इट्स ए वेरी रेयर डिसऑर्डर। टॉक्सिसिटी आमतौर पर मैनिफेस्ट नहीं करती, बट अगर हो गई है तो उसमें हेडेक, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन कॉमन सिम्टम्स हैं। तो उन केसेस में भी विटामिन डी टेस्ट का रोल है। अगर मैंने देखा कि उस पेशेंट ने इतना सारा खा लिया है तो मुझे उसका टेस्ट करा के पता करना चाहिए। तो इन जनरल परेशान नहीं करेगी, बट डॉक्टर को अवेयर होना होगा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट इन्हीं सिम्टम के कारण आपके पास आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव विटामिन डी। सर, आपके ओपीडी में सबसे ज़्यादा पेशेंट किस सिम्टम को लेके आते हैं, किस तकलीफ को लेके आते हैं? सर आमतौर पे तो नी पेन और बैक एक किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। मैं थोड़ा सा बोन ऑन्कोलॉजी या ऑर्थोपेडिक कैंसर देखता हूं, तो मेरे वो भी पेशेंट आते हैं जो एक आम ऑर्थोपेडिक सर्जन कॉमनली नहीं देखता है। कुछ हमारे जो पेशेंट हैं जो फ्रैक्चर के हैं, जिनके ऑपरेशन हुए हैं, कुछ ठीक हो जाते हैं वो दिखाने आते हैं, कुछ जो नहीं होते हैं या कहीं और इलाज करते हैं वो भी आते हैं। बोन ऑन्कोलॉजी कितना कॉमन है? सर ये अगेन जैसे हर एक फील्ड में ना अलग अलग सेपरेशंस हुए हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स में बोन ऑन्कोलॉजी इज ए गुड फील्ड, अपकमिंग फील्ड, और बोन कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त हमें जो लगता है कि इस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। इट्स ए सेपरेट ब्रांच? इट्स ए डिवीजन, सब डिवीजन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। जैसे आप आजकल स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन देखते हैं, स्पाइन सर्जन ऑर्थोपेडिक्स देखते हैं, इसी तरह से बोन कैंसर भी अपने आप में एक डिवीजन है। बोन कैंसर जी सर, मेरा एक सवाल है कि यंग पेशेंट्स में बैक पेन इतना क्यों बढ़ रहा है? इज इट लाइफ स्टाइल, पोस्चर और कुछ और? सर आमतौर पे अगर देखेंगे तो अपने घर पे देखते हैं कि 8वीं 10वीं के बाद बच्चों को पढ़ाई और बैठ के काम करने का, कोचिंग का रूल बन गया है। बाहर खेलने जाना उनके लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हफ्ते में एक बार चले गए। तो उन चीज़ों के कारण जो लाइफस्टाइल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम कैल्शियम बढ़ाना चाहते हैं आपका बैंक, तो ये इसी एज ग्रुप में बढ़ेगा। लेकिन जब आप एक्टिविटी ही नहीं करेंगे तो बैंक कभी नहीं बढ़ेगा। तो इन जैसे ही आप 18, 20, 22 पे पहुंचेंगे, आपने इंजीनियरिंग कर ली, मेडिसिन में चले गए, लॉ कर लिया, आप फिर काम में लग गए, तो सन एक्सपोजर नहीं है, लाइफ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब बहुत कम हो गई हैं, डाइट आपकी फास्ट फूड हो गया है। तो इन सब चीज़ों में आपकी मसल्स, बोन्स सब वीक हैं। तो जब आपका स्ट्रक्चर ही वीक होगा, नींव खराब होगी, तो बॉडी के सिम्टम्स, बैक एक, नी पेन आएंगे ही आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं वो आपको बॉडी पेन्स की तरफ धकेल रहे हैं। तो जो पोस्चर है उसको करेक्ट करने का कोई फॉर्मूला है? सर योगा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई मुझे कहे कि यार एक एक्सरसाइज बताओ कि मुझे रोज करनी है, तो मैं उससे कहूँगा सूर्य नमस्कार अगर 10-15 मिनट भी आप करते हैं और 10 बार भी कर लेते हैं तो वो बहुत बेहतर है। अदरवाइज वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, लॉन टेनिस खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इज देयर एनी रोल ऑफ स्विमिंग? अगेन ए वेरी गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग, साइकिलिंग, इनको मैं भूल रहा था, ये पार्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज हैं सर। सो जिम इज बेटर और रनिंग या वॉकिंग इज बेटर? जिम, जो लोग बहुत ही स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हैं, उनके लिए जिम इज गुड। जिन लोगों को ओपन स्पेस में जाने का टाइम नहीं है उनके लिए जिम इज गुड। अदरवाइज ग्राउंड पार्क पे जाके घूमना और वहाँ रनिंग करना, उससे अच्छा कुछ नहीं है सर। आपको सनलाइट, नेचुरल रिसोर्सेज सब मिलते हैं, रादर देन एक क्लोज इन्वायरमेंट, एक ओपन इन्वायरमेंट की एक्सरसाइज हमेशा बेहतर रहेंगी। क्योंकि मैंने जिम के बहुत सारे लोगों के अंदर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम देखा है, तो क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम जिम वाले लड़कों के अंदर? सर दोनों प्रॉब्लम है, एक नी पेन भी उनका बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और एक जिम में स्पाइन भी। क्योंकि जिम में जाने के बाद आदमी सोचता है कि यार मैंने 10 किलो वजन उठाया, मैं कल मैं 15 उठा लूँ, जबकि ये सही नहीं है। आपको अपनी बॉडी को टाइम देना होगा,
धीरे धीरे उसको टोन अप करना होगा और उसके बाद आप जिम की एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज आप जाके कहें कि मैं तो बहुत सारी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करना चालू कर देता हूँ, तो वो आपकी बॉडी को फटीग करेगी, मसल्स को इंजर करेगी और अल्टीमेटली आप अपने जो लेवल लेके गए थे ना उससे भी नीचे आ जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी कॉमन। आपको अपने लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चूज करना होगा और धीरे धीरे उसको बढ़ना होगा। तो अगर आप उसको करते हैं तो आप जिम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि उन्होंने जिम में फीस जमा कर दी है, लेकिन हफ्ते में 5 दिन जाने के लिए फीस जमा की थी, महीने में 4 दिन जा पाते हैं, तो वो जिम नहीं है, वो आपको अल्टीमेटली और नुकसान देगा। किसी भी एक्सरसाइज के लिए रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लिप डिस्क किन लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है? जिन लोगों का पोस्चर खराब है, जिन लोगों को हैवी वर्क करना पड़ता है और जिन लोगों को बार बार पोस्चर चेंज करना है, मान लीजिए खेत में किसी को काम करना है, झुकना है, खड़े होना है, उनमें बैक एक की कॉमन प्रॉब्लम है और उनमें स्लिप डिस्क सबसे मेन रीज़न है। क्योंकि आप सडन जब जर्क लेते हैं, अचानक झुक के कोई वजन उठा रहे हैं, तो डिस्क की जो सरफेस है, डिस्क एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आसपास एक फाइब्रस टिश्यू है, बीच में एक जेल है। तो अगर आपने झटके से कुछ उठाया, आपकी बॉडी उसकी टोन अप नहीं है, तो वहाँ पे एक छेद हो जाएगा और वो डिस्क का मटेरियल फ्लूइड बाहर आएगा, वो आके आपके नर्व्स को इरिटेट करेगा, फिर उससे आपको नर्व रूट सिम्टम्स लाइक शियाटिका वो होंगे। तो उन लोगों को ध्यान रखना कि जब भी आपको कुछ उठाना है, झुकना है, सडन नहीं करना है, सब कुछ धीरे धीरे करेंगे तो आपको डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको हो गई है तो उसमें आपको रेस्ट करना है जिससे वो सूजन कम हो जाए और आप ठीक हो सकते हैं। डिस्क के अंदर जो चेंजेज आते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन शायद L4 L5 में आता है जी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है डिस्क का वो कौन सा है? सर हमारी बॉडी में एक डिस्क सर्वाइकल डिस्क भी है, हाँ। जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कह सकते हैं कुछ लोगों में। डॉर्सल में क्योंकि रिब केज है, वहाँ पे डिस्क की प्रॉब्लम्स बहुत रेयर होती हैं। अब उसके बाद जो सबसे मोबाइल सेगमेंट है वो आता है लंबोसेक्टल रीजन, जिसमें L4-5 और L5-S1 कॉमन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्क की प्रॉब्लम देखी जाती है। जो सर्वाइकल डिस्क है, अगर आप उसको देखते हैं, मान ले कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे काम करता है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, तो उसको हाथों में झंझनाहट अगर आनी चालू हो रही है तो उसमें इसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं डिस्क के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये 2 एरिया सर्वाइकल एंड लंबर रीजन, लंबोसेक्टल रीजन आर कॉमन एरियाज। क्या हर पेशेंट में सर्जरी करनी पड़ती है? 95% पेशेंट में सर्जरी का कोई रोल नहीं है। दे इम्प्रूव बाय देमसेल्व्स। उनको बस अपना पॉस्चर ट्रेनिंग करनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, ज़रूरत होगी तो फिजियोथेरेपी भी जा सकते हैं, और अगर वो ध्यान रखेंगे, जिसको हम एक बैक स्कूल ट्रेनिंग बोलते हैं, उनसे वो इम्प्रूव कर जाएंगे। कुछ रेयर केसेस में जहाँ पे पैरों में कुछ सुनपन आने लगे, चलते चलते पैर रुकने लग जाएं, गिरने का डर हो, दर्द हो कि आप चल नहीं पाओ, या आपको थोड़ा सा बाउल और ब्लडर डिस्टर्बेंसेस आने लगे, तब जाके हम डिस्क के ऑपरेशन की तरफ सोचते हैं। इनमें भी रिकवरी के चांसेस अगर पेशेंट ख्याल रखेगा। लेकिन जिनमें एक्यूट सिम्टम हो गया कि ब्लैडर बाउल बंद हो गया, एकदम यूरिन आना बंद हो गया है, वो कुछ इमरजेंसीज है जिनको हमें करना चाहिए ऑपरेशन। इनको हम कॉडा इक्वाना सिंड्रोम बोलते हैं। अदरवाइज 95% और इवन 98% डिस्क सर्जरी नहीं रिक्वायरमेंट है। सर अभी आपने एक शब्द बोला बैक टू स्कूल या बैक स्कूल ट्रेनिंग बोलते हैं सर, कि कमर के लिए आप कैसे अपने आप को फिट रखें। बैक स्कूल ट्रेनिंग हाँ, वो कैसे करते हैं? इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको रेगुलर एक्सरसाइज, जिसको हम फ्लेक्शन रिजीम बोलते हैं कॉमनली, वो करनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं? आपको पेशेंट को जैसे अपन लेट गए अपने पलंग पे, एक घुटने को छाती से लगाया, 10 से 15 तक की गिनती की, फिर वापस सीधा किया, फिर दोनों घुटनों को छाती से लगाया, 10 से 15 तक गिनती, फिर वापस। इट्स पवन मुक्त आसन टाइप। सारे के सारे जितनी भी एक्सरसाइज है सारे आसन हैं। और पवन मुक्त हो गया अपना, एक जिसमें हम बैक को लिफ्ट करते हैं पूरा, वो सब भी हैं। तो ये सारे के सारे आसन हैं जिनको हमने फिजियोथेरेपी का नाम दिया है, और ये बैक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। ओके सर। सर एक मेरा सवाल है कि नी पेन 30 की उम्र के बाद इतने कॉमन क्यों हो गए हैं, और क्या ये नॉर्मल एजिंग है या डेफिशिएंसी? सर बहुत सारे कारण हैं इसमें भी। जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। तो आज मैं सब कुछ ठीक हो गया, पढ़ाई कर ली और वापस मैं जाता हूँ, अब मैं चाहता हूँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उसके साथ में जिम भी ज्वाइन कर लूँ, मैं कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी ऐड कर दूँ, और उसको मैं ध्यान ना दूँ, एक्सरसाइज किए बिना मैं खेलने चला जाऊँ,
तो उन केसेस में नी इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्लस जैसे मैंने कहा कि बोन में बोन मास मसल एक्टिविटी इतनी कम है कि अगर आपने कुछ भी एक्सरसाइज झटके से की है तो वो आपको पेन दे सकती है। तो ये मसल पेन और मसल इम्बैलेंस ज़्यादा है रादर देन कोई ऑर्गेनिक चीज़, तो उसको भी आप सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं है और कोई जैसे गठिया या कोई और बीमारी नहीं है, तब एक्सरसाइजेज आर द बेस्ट थिंग। शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है या हड्डी में कैल्शियम की कमी हो रही है, ये किस ब्लड इन्वेस्टिगेशन से हम पता कर सकते हैं? ब्लड इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कैल्शियम की कमी देखने का, क्योंकि ब्लड को बॉडी अपने मैकेनिज्म से 9 से 11 के बीच में ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करती है। तो बहुत ही रेयर सिचुएशन में आपको कैल्शियम लो या हाई मिलेगा, बट क्योंकि अगर बॉडी को जरूरत पड़ रही है कैल्शियम की ब्लड के अंदर तो बोन से निकाल लेगी। तो एक्चुअल उस पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी बोन में, इसको कैल्शियम की कमी है तो उसको बोन पेन्स होंगे, मसल क्रैम्प्स होंगे, हेडेक होगा, कहीं ना कहीं और वीकनेस लगेगी, यार मैं थक जाता हूँ शाम को। तो ये सिम्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अगर लगेगा तो इसके साथ में विटामिन डी की कमी का भी रोल आता है। तो अगर कोई पेशेंट कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हूँ तो उनके अंदर दोनों चीज़ें आपको विटामिन डी, ब्लड कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये तीनों टेस्ट होने चाहिए। ओके, तो मतलब बहुत ज्यादा रोल नहीं है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का? सिर्फ ब्लड कैल्शियम का कोई ज्यादा रोल नहीं है। अनलेस अनटिल उसको जैसे रीनल डिजीज या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म को हार्मोन डिसऑर्डर्स हो तो ब्लड कैल्शियम का ज्यादा रोल नहीं है। ओके, यदि रीनल डिजीजेज हैं तो इनमें हमें किस चीज का प्रिकॉशन करना चाहिए कैल्शियम या विटामिन डी लेते समय? सर आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा और उसमें आपको जो कमी आ सकती है, क्योंकि रीनल डिजीज में विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको विटामिन डी की कमी आएगी। और जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जो विटामिन डी कैल्शियम रीनल टिश्यू किडनी कैल्शियम को रिस्टोर कर रही है, वो भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में आपको विटामिन डी और कैल्शियम प्रॉपर लेना होगा और उन्हीं कंडीशंस में आपके टेस्ट शायद हर 6 महीने साल में कराने जरूरी होंगे। एक्सरे का रोल कितना है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर या कैल्शियम की डेफिशिएंसी के अंदर? मेरे को लगता है कि एक्सरे, जैसे हम लोग बहुत आदत है हमें एक्सरे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए, तो हम नॉर्मल एक्सरे में बता सकते हैं कि बोन वीक लग रही है नहीं लग रही है। जो अब नॉर्मल एक्सरे का मतलब है कि जिसमें एक्सपोजर बिल्कुल एडजस्टेड ना हो, प्रॉपर एक्सपोजर से एक्सरे लिया हो। डिजिटल एक्सरे का नुकसान ये होता है, डिजिटल में आप उसी को ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी लैब ने एक्सरे को ऑल्टर किया है तो उस पर ऑस्टियोपोरोसिस बताना मुश्किल होगा। बट फिर भी कुछ लाइंस होती हैं बोन के अंदर जो हमें दिखती हैं, अगर वो लाइन रूटीन से कम दिख रही हैं तो इसका मतलब पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आज भी एक्सरे है, उसके बाद नहीं होती तो कुछ न्यू इन्वेस्टिगेशंस हैं जिन पे हम करा सकते हैं। न्यू इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या हैं सर? आमतौर पे जो कॉमन है उसको हम बोलते हैं डेक्सा स्कैन। एक्सरे से नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है, उसमें हम बोन की डेंसिटी को मेजर करते हैं और उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि इस पेशेंट की डेंसिटी इतनी कम है, नॉर्मल रेंज में है या ज़्यादा कम है। ज़्यादा कम है तो हम उसको कुछ मेडिसिन देंगे। तो ये डेक्सा स्कैन और बोन मिनरल डेंसिटी सेम है? बोन मिनरल डेंसिटी को नापने का तरीका डेक्सा स्कैन है। डेक्सा स्कैन, इसका कॉस्ट क्या होता है लगभग? सरकारी हॉस्पिटल में हम बिल्कुल फ्री करते हैं, प्राइवेट में कुछ लोग 1200 से लेकर 2000 रुपए तक आमतौर पे चार्ज करते हैं। तो मतलब एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, थायराइड की दवाई ले रही है और जॉइंट पेन है, तो इन लोगों को रिकमेंडेड है या मतलब किसी डॉक्टर के पास जाना की जरूरत है या अपने आप जाके किसी भी लैब से करवा सकते हैं? ऐसे तो लैब वाला कोई मना नहीं करता है, बट हर एक केस में प्रिस्क्रिप्शन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सिर्फ बोन डेंसिटी नहीं बाकी चीज़ें भी देखेगा। हो सकता है वो कहीं आपको ज़रूरत ही नहीं है इस पर खर्च करने के लिए, आप सीधा अपनी डाइट शेड्यूल कैल्शियम ऐड करके मेडिसिन देके ठीक हो सकते हैं। हाँ, कोई पेशेंट बहुत ही सिम्टोमेटिक है या जिसको और भी कोई दवाई चल रही हैं और हमें पता है कि यार 6 महीने में हम जो दवाई दे रहे हैं इसका असर देखेंगे, तब हम डेक्सा स्कैन एक पहले महीने में कराएंगे, एक 6 या 7 महीने पे कराएंगे फॉलोअप के लिए कि इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। सर ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स सर उसमें छेद हो गए हैं। तो सिंपल है, जिस भी कंडीशन में पोर्स हो जाएंगे बोन के टिश्यू में वो वीक हो जाएगी तो उसके टूटने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का बोन वीकनेस आप कह सकते हैं और ये सभी को होगी, ये हमेशा डिजीज नहीं है। इसके प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस
इट्स ए ग्रेजुअल एजिंग प्रोसेस, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस जिसके कारण है, तो उनको हमें ठीक करेंगे तो ठीक प्रॉपर करेक्शन हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब इट्स ए नेचर ऑफ, इट्स ए डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जो हम एज के साथ देख रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जोड़ों की गठिया बोलते हैं, कॉमन, ये सब एज की प्रोसेस है। एजिंग अनएविटेबल है, होगी, तो उसके साथ अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो आपको फिट रहना होगा। इसको रोकने का या इसको प्रोसेस को स्लो करने का कोई तरीका है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मैंने कहा कि बोन मास आपका 30 की एज तक बढ़ेगा। हाँ। उसके बाद आप कैल्शियम कितना भी खा लीजिए, बोन मास मेंटेन कर पाएंगे, बढ़ा नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, इवन मेल्स हैं, उनको अपने को एक्सरसाइज और कैल्शियम लेके, विटामिन डी लेके 30 साल तक अच्छी डाइट रख के मैक्सिमम बोन मास रखना है। उसके बाद फिर वो लॉस में जाएगा, तो उसको हमको कैल्शियम या जो भी हमको लगता है एक्टिविटी देकर मेंटेन करना है। जब उसका लॉस और जमना मतलब 20 गेन एंड लॉस बराबर अगर होता है, वो हमें आता है 45-50 के बाद, तो तब लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में तब हम कैल्शियम ऐड करना पसंद करते हैं। पर आपने कहा कि 30 के बाद फिर कुछ भी कर लो कैल्शियम लेवल बढ़ेगा नहीं, तो वो जो आपका गेन हो रहा है और जो लॉस हो रहा है बराबर है। तो 30 से 45 के बीच में मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को कैल्शियम की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल उनकी डाइट डेफिशिएंट हो या उनको मल्टीपल सर्जरीज हुई हो या वो पेशेंट स्ट्रेस में हो, तभी कैल्शियम ऐड करने का फायदा है। नहीं, लेकिन जैसे आपने BMD या डेक्सा स्कैन कराया और उसके अंदर उसकी रिक्वायरमेंट माइनस में आ रही है, जो भी जिस तरह से भी वो -2.5 से नीचे आती है, -2.5 से नीचे आ रही है। अब यदि पेशेंट 45 का फर्स्ट टाइम उसने वैसे ही रूटीन में भी जाके कहीं करा लिया, तो अब उस पे कैल्शियम इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? जैसे मैंने कहा ऑस्टियोपोरोसिस में 2.5 कब आया, जब उसका जो लॉस था, जो कैल्शियम निकल रहा था वो ज्यादा था और जो डाल रहा था या गेन था वो कम था। तो उस केस में कैल्शियम देना जरूरी होगा कि जितना भी लॉस आपका ज्यादा है हम कुछ कम कर पाए। लेकिन उस केस में सिर्फ कैल्शियम नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी जो दवाइयां हैं जो आपको बोन को बनाने में हेल्प करेंगी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ कैल्शियम आपको असर नहीं करेगा, तो आपको वो सब दवाइयां जो आपकी बोन बना रही हैं, जैसे हार्मोन्स है, पैराथायराइड हार्मोन्स हैं, डेनिसुमाब करके एक ड्रग है, बिस्फॉस्फोनेट्स है, उनको ऐड करेंगे तो वो मिलके आपको बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। मैंने जैसे यूरोप में देखा है कि कैल्शियम के डब्बे लोग US से अपने पेरेंट्स के लिए ले लेके आते हैं, आपने भी देखे होंगे जी। तो कैल्शियम सब जगह सेम है या इनकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है? जितने भी ड्रग्स हम बाहर से देखते हैं सर, मैं अभी बैंकॉक गया था तो मेरे एक दोस्त ने वहां से टाइगर बाम खरीदा और वहां की टाइगर बाम की कॉस्ट इंडियन कॉस्ट से कम 5 टाइम्स थी। तो मैंने उससे पूछा, बॉम्बे के ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, कि आपने सर यहाँ से क्यों खरीदी, तो इंडिया में मिल जाएगी। कहते द क्वालिटी जो यहाँ पे कंट्रोल है वो इंडिया में नहीं है। तो यही चीज कैल्शियम पे भी लागू होती है कि विदेशों में क्वालिटी कंट्रोल रूल इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी आदमी कैल्शियम को बना के मार्केट में बेच नहीं पाएगा। तो इसलिए द क्वालिटी, अदरवाइज अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी का कैल्शियम इंडिया में लेंगे, वो यहाँ खरीदना मच बेटर है रादर देन गेटिंग फ्रॉम US। बट जहाँ पेशेंट को लगता है कि हमें डाउट है, वहाँ पे वो मेडिसिन क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल से गुजरती हैं तो दे आर स्लाइटली मोर इफेक्टिव। कुछ बच्चे बचपन में चूना खाते हैं हमारे जब बचपन था तब खाते थे, अब पता नहीं खाते ही नहीं खाते। अभी भी खाते हैं सर। अभी भी खाते हैं तो क्या चूना खाना इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि इसमें कैल्शियम की कमी है? सर हमेशा नहीं है, कुछ लोग तो टेस्ट के लिए भी खाते हैं, लेकिन हाँ अगर किसी को क्रेविंग है कि किसी भी जगह जाके वो अपना दीवार के चूने पे मुंह लगा रहा है, तो कैल्शियम और आयरन की कमी कॉमन होती है, तो उनको अगर हम वो चीज सप्लीमेंट करेंगे तो उनकी आदत छूट जाएगी। कैल्शियम खाने से क्या किडनी स्टोन्स होते हैं? नहीं, ये एक मिथ है सर। आमतौर पे बॉडी कैल्शियम अगर किडनी में आपके सब ठीक काम कर रहे हैं तो अगर ज्यादा खा भी लेंगे तो वो निकल जाएगा। तो यूजुअली जो कैल्शियम आप खा रहे हैं बॉडी से ब्लड में अब्जॉर्ब होगा, बॉडी को जितनी जरूरत है वो ले लेगी, बाकी यूरिन में निकल जाएगा। तो आमतौर पे कैल्शियम खाने से स्टोन नहीं होंगे। हाँ, आपका एक से था, अगर मान लीजिए आपका कैल्शियम अच्छी क्वालिटी नहीं है या मेडिसिन नहीं है, हाँ वो कहीं जम के आपकी आंतों में गड़बड़ कर सकती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी हम ये कैल्शियम स्टोन जब हम एक्सरे कराते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट इतनी कैल्शियम खाई है कि उसके बाउल में हम कैल्शियम जमा देख लेते हैं। मार्केट में सैकड़ों तरह के कैल्शियम अवेलेबल है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो इनमें डिफरेंस क्या है? सर कैल्शियम कार्बोनेट
एक सबसे बेसिक ब्रांड था जो पहले लोग सबसे पहले आया था मार्केट में और अच्छे से अवेलेबल भी है, बट हमें देखा गया कि जो बायो अवेलेबिलिटी है कैल्शियम की, कैल्शियम कार्बोनेट से ज़्यादा अच्छी सिट्रेट मैलेट करके आता है उसमें है। तो अलग अलग और फिर लोगों ने एक ऑर्गेनिक कैल्शियम निकाला जिनको फिश सोर्स से दिया जाता है, तो बॉडी उनको ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। तो बिकॉज ऑफ दिस अलग अलग फॉर्मुलेशन अवेलेबल हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे सिंपल ब्रांड्स में है, चीप है, इफेक्टिव है। ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ हायर ब्रांड्स इफेक्टिव हैं, बट दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव। बट वही है कि उसके लिए आपको ज़्यादा कैल्शियम गोलियाँ खानी पड़ेंगी। अगर आप किसी अच्छी ब्रांड या सिट्रेट मैलेट या ट्रिपल कैल्शियम पे जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें आपको कम खाना पड़ेगा एंड यू विल इम्प्रूव योर कैल्शियम लेवल्स बेटर। तो सबसे बेस्ट कैल्शियम का कौन सा फॉर्म होता है? अगर अभी देखें तो मैं कहूँगा आपके पास कैल्शियम सिट्रेट मैलेट जो कॉम्बिनेशन हैं दे आर बेटर। दे आर बेटर। हाँ, एक और भी कॉम्प्लेक्स वाले हैं, बट फॉर ए नॉर्मल पर्सन दिस इज गुड। ओके सर, एक आदमी को पर डे कितना कैल्शियम मैक्सिमम खाना चाहिए? अगर टैबलेट फॉर्म में कहेंगे जो हम आसानी से नाप सकते हैं, हम कहेंगे 1 to 2 टैबलेट्स। तो वो अगर उसको डेफिशिएंट है तो दिस विल बी गुड इनफ। कितने मिलीग्राम्स में? मैंने कहा ना बायोलिटी के ऊपर है, तो कोई गोली 500 की भी आती है, 1000 की भी आती है। तो अगर आप 1000 कैल्शियम ले रहे हैं और प्लस अपनी डाइट और एक्टिविटी से कंप्लीट कर रहे हैं, तो दैट विल बी गुड। हम बहुत ज्यादा कैल्शियम की गोलियों पे डिपेंडेंट रहने को मना करेंगे। नेचर ने सबसे बढ़िया कैल्शियम का सोर्स क्या दिया है वेजिटेरियंस के लिए? इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट, मिल्क सोर्सेज दे आर इम्पोर्टेंट। जितने भी हम लेते हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज फॉर ए वेजिटेरियन पर्सन, अगर मिल्क को वेजिटेरियन मानते हैं तो। मिल्क तो वेजिटेरियन ही है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग आज जो वेगन में, हाँ, तो उनको वो मिल्क छोड़ रहे हैं। मिल्क छोड़ रहे हैं। हाँ, तो उन केसेस के लिए फिर आपको सोयाबीन हो गया, पालक हो गया, ये सब चीजें जो आयरन रिच हैं उनमें भी कैल्शियम सोर्सेज हम देखते हैं। केला है, बनाना है, दे अगेन गुड। नॉनवेज सोर्सेज के अंदर सबसे बढ़िया सोर्सेज क्या है कैल्शियम के? एग, चिकन, मटन, फिश? सब में ही है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई एक सोर्स लेके आप उसको करेंगे, तो ऑल सोर्सेज आर गुड। फिश इज ए गुड सोर्स, इसमें विटामिन ई और आपको कैल्शियम की जो सोर्सेज हैं, एल्गे कुछ होती हैं जिनमें कैल्शियम बहुत रिच होता है, तो दे आर गुड सोर्सेज। मेल और फीमेल दोनों में से सबसे ज्यादा जो बोन का प्रॉब्लम है किस में होता है? अगर यंग एज देखेंगे तो हम मेल्स में ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ वर्क ऐसा होता है कि जिनमें उनको तंग होना पड़ता है, झुकना पड़ना है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है। फीमेल्स में हम अबव 40 काफ़ी प्रॉब्लम्स देखते हैं फीमेल्स के अंदर। हाँ, पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है? बैक एक, जनरल बॉडी पेन, नी पेन, ये बहुत कॉमन है सर। इज देयर एनी रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन बोन? बिल्कुल सर, अगर ये हार्मोन ही है जो आपकी बोन की जो स्ट्रेंथ है, कैल्शियम डिपोजिशन है, मिनरलाइजेशन, इसको बढ़ाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपने किसी पेशेंट में ये नहीं है, तो वो बहुत जल्दी वीक बोन से आपके साथ सामने आ जाएगा। तो ये तो हार्मोन है जो आपकी बोन हेल्थ बना रहे हैं। एक एज के बाद जब ये हार्मोन्स कम होते हैं, जैसे फीमेल्स में एस्ट्रोजन्स, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनमें एस्ट्रोजन कम होते ही ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेजी से बढ़ता है। एक के बाद जब मेल में भी टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ना चालू हो जाता है। तो ये हार्मोन तो बोन हेल्थ को बनाने के हार्मोन्स हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा टेस्टोस्टेरोन, तो पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर वुमेन्स के अंदर क्या टेस्टोस्टेरोन दिया जा सकता है? सर देते हैं, इवन हम सर में आता है सीरम एस्ट्रोजन रिसेप्टर एनालॉग्स, क्योंकि एक्चुअल जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो भी बाद में बॉडी में एस्ट्रोजन फॉर्म में रहता है और उसी से बोन हेल्थ बनती है। तो जहाँ पे बोन हेल्थ पुअर हो रही है फीमेल्स में, वहाँ हम इनको सर्म इनहिबिटर्स दिए जाते हैं जो बोन की डेंसिटी बढ़ाते हैं। बट हार्मोनल थेरेपी के कुछ नुकसान होते हैं, तो इसलिए ये उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी बाकी थेरेपीज हैं। सर नी रिप्लेसमेंट क्या है? क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जब, यदि मैं आज से 10 साल या 15 साल पहले बात करूं तो मार्केट में 1 या 2 लोग होते थे, और जो मुझे याद है कि लोग अहमदाबाद जाते थे कि वहाँ पे शेल्बी हॉस्पिटल में जाके नी रिप्लेसमेंट कराएंगे। अब आज हर शहर के अंदर, और मुझे लगता है कि हर बड़े एक एरिया के अंदर एक नी रिप्लेसमेंट सेंटर डेवलप हो रहा है। तो इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो गया है नी रिप्लेसमेंट का,
तो क्या वाकई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है? सर नी रिप्लेसमेंट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर ये देखें कि हर सेंटर पे हो रहे हैं, किनारे में जैसे मान लीजिए आउटस्कर्ट्स ऑफ राजस्थान भी कह सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रोल है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को फ्री कर दिया गया है। तो फ्री के चक्कर में पेशेंट जिनको प्रॉब्लम थी वो तो आते ही हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जिनको प्रॉब्लम नहीं लगती या बहुत ज़्यादा नहीं है, जो शायद सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो जाएं, उनमें भी इंडिकेशन बना के कुछ जगह किए जा रहे हैं। सो हर एक पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये सर्जरी बहुत अच्छे से पॉपुलर हुई है। एज एक्सपेक्टेंसी अगर मैं देखता हूँ 70s to 80s, मेरे बर्थ ईयर में 47 ईयर्स थी, आज वो 72 तक है इंडियन एज एक्सपेक्टेंसी। तो जो व्यक्ति मान लीजिए 50-60 में जाता है उसके जॉइंट्स कभी इतने ख़राब नहीं होते, लेकिन जो 70-75 तक जा रहा है उसके जॉइंट में जो घिसावट है, आर्थराइटिस हुआ है, उसको कोई और तरीका हमारे पास नहीं है एक स्टेज के बाद, तो नी रिप्लेसमेंट बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट उस पेशेंट को वापस चलाने के लिए। तो कहीं बहुत जगह जहाँ पे पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहा है, तब हम उसको रिप्लेस करना पसंद करते हैं। ये कितने तरीके के होते हैं? अलग अलग तरह के इम्प्लांट्स हैं सर, काफ़ी सारे, और बाकी एक सिंपल मेथड यही है कि अपने को जॉइंट जो घिस गया उसको बदलना है। तो उसको बदलते कैसे? इसको बहुत सिंपल से मैं समझाऊंगा। मेरे पेशेंट से एक प्रश्न होता है, मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि आपके पास कार है, आपके कार के टायर घिस गए हैं। कार आपके पास है मारुति 1990s में आपने खरीदी थी, आज 15 साल के बाद जब आप कार चला रहे हो उसके टायर घिस गए, तो आप कार आपको पसंद है, अभी बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो आप टायर बदल के काम चलाएंगे। नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल वैसी सर्जरी है कि जो सरफेस है उसका, आप रिम नहीं बदल रहे हैं, इंजन नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ वो जो सरफेस है जो आपकी बोन के ऊपर है उस लेयर को बदल रहे हैं। तो उसको कैसे बदलते हैं? सर्जरी है, जॉइंट को खोल के जो घिस गया पार्ट उसको काट दिया जाता है, और उसी एक तरह से जिग होती हैं हमारे पास, बोन कटिंग जिग्स हैं, तो हम उसको उसी शेप में काट के उस शेप का एक जॉइंट लगा देते हैं ऊपर और नीचे। ये जॉइंट किस चीज़ से बना होता है? इसमें मेटल हैं, जैसे कोबाल्ट क्रोम के हैं, टाइटेनियम के हैं, इन चीज़ों के मेटल, इनर्ट मेटल्स के जॉइंट्स हैं, दे डू वेरी वेल। और इनका बीच का सरफेस जैसे मेनिस्कस होता है जॉइंट में, उसमें पॉलीथिलीन आता है, आजकल इसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ये हम डालते हैं, तो इनसे 10, 15, 20 साल तक हम आपका जॉइंट आपको वापस दे सकते हैं। वापस दे सकते हैं? तो इसका जो एक्सपायरी डेट होता है करीब 20 से 25 साल होता है। सर इसमें भी पेशेंट को कहता हूँ कि मान लीजिए एक पेशेंट के पास कार है और वो बहुत घुमाता है, मतलब एक आदमी 10,000 किलोमीटर कार को घुमाता है तो उसका टायर घिसेगा 6 साल में 60 से 70 के उसमें। एक आदमी एक ही साल में 60,000 घुमाता है तो उसका टायर घिस जाएगा 1 साल में। ठीक है, तो अगर अपने जॉइंट का आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी हो सकता है 20 की जगह 25 पहुंच जाए। लेकिन अगर आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ज़मीन पे बार बार बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, खेतों में काम करने जाना चाह रहे हैं कि हम तो वहाँ बैठ के उठेंगे, तो उन चीज़ों में उस जॉइंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकता है 7 साल बाद, 10 साल बाद आपको दोबारा बदलवाना पड़े। तो ये हाफ रिप्लेसमेंट और फुल रिप्लेसमेंट दोनों में अंतर क्या है? सर ये एक नया डेवलपमेंट है जिसको हम यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अर्ली स्टेज में आपका जॉइंट एक साइड से घिसना चालू करता है, और जब वो एक साइड घिस जाता है दूसरी साइड सही है, तो पहले हमारे पास था कि पूरा ही बदलना पड़ेगा क्योंकि हाफ वाला पार्ट नहीं है। अब सिर्फ उतना कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल अगर घिसा हुआ है उसको हटा के हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो वो स्मॉल सर्जरी हो गई, ब्लड लॉस कम हो गया, प्लस आपका जो बायोमैकेनिक्स है, लिगामेंट वगैरह, उनको आप टच नहीं करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स फॉर द अर्ली स्टेज फर्स्ट 7 to 15 ईयर्स इसकी एज मानते हैं, दे डू वेरी वेल। सर मेरे पास कई लोग आते हैं और वो कई बार बड़ा कंप्लेन करते हैं आके कि सर मैं गया, उन्होंने कहा कि 72 आवर के अंदर मैं आपको चला दूंगा, तो वो सोचते हैं कि 72 घंटे बाद मतलब वो चलने लग जाएंगे, किसी पार्क के अंदर दौड़ने लग जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि 72 घंटे बाद उनको उस कमरे में जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ 2 कदम चलाना था, और डॉक्टर साहब बोलने देखो मैंने तुम्हें चला दिया, और इस चक्कर में कई लोग बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं। सर इसमें मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा रोल है ना, वो डॉक्टर और पेशेंट का भरोसा और दोनों के बीच में हुई बहुत सारी बातचीत,
क्योंकि नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी है जिसको मैं मानता हूँ कि पेशेंट की डिमांड, ऑन डिमांड सर्जरी है। आज मुझे तकलीफ है, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, तो मेरी पेशेंट को सलाह होगी आप और करो काम, एक्सरसाइज, एक्टिविटीज़ कम करके, पेन किलर्स लेके ठीक होके आप नॉर्मल हो जाओगे। हर एक पेशेंट में नी रिप्लेसमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर पेशेंट कहता है सर मैं तो 10 कदम नहीं चल पा रहा हूँ, तो उससे बोलना भैया हम आपको, जो हमने कहा ना, कार के टायर बदल रहे हैं लेकिन इंजन और रिम वही है। तो ऐसा नहीं है कि आपने री रिप्लेसमेंट कर दिया और आप भागने लगोगे। हमारा पर्पस है आप उस कार को दोबारा यूज़ कर सको। तो जिन घुटनों को हमने बदला है आप उसको धीरे धीरे करके यूज़ करेंगे। आपको पहले हम कुछ एक्सरसाइज सिखाएंगे, आपको चलना सिखाएंगे, आपको दोबारा उसको लर्न करना पड़ेगा। 2 से 3 हफ्ते में आप प्रॉपर चल पाओगे। उसके बाद आप घुटने की मोड़ने की एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आपको 3 महीने लगेंगे और उसके बाद आप कहेंगे ठीक है मैं छड़ी छोड़ सकता हूँ। तो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। बाकी बहुत जगह दिखाया जाता है कि हमने अगले दिन चला दिया, इसमें कहीं ना कहीं मार्केटिंग भी है। आप किसी भी जगह अगर पता करेंगे तो यूएस में या किसी भी डेवलप कंट्री में ना ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं होते हैं। ये हमारे देश में कहीं है कि हमने अगले दिन चला दिया या 12 घंटे में खड़ा कर दिया। ये इसकी एक अगेन मिथ है, जिसके लिए मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब यदि मैं आपसे सच्चाई पूछूं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि यदि एक आदमी नी रिप्लेसमेंट करा रहा है, चाहे वो सिंगल लेग का कराए या दोनों लेग्स का एक साथ कराए, दोनों नीज का कराए, तो उसको मिनिमम कितने दिन बाद वो नॉर्मली चल फिर पाएगा? अगर मेरा पेशेंट मेरे पास जब आता है, मान लीजिए उसकी एज 60 ईयर्स है और दोनों जॉइंट खराब हैं और वो कम से कम 6 महीने से नहीं चला है, तो उसको मैं कहूँगा भैया आपको टोटल टाइम 3 महीने लगेगा। आप 3 महीने बाद, आप इससे पहले छड़ी नहीं लेते थे, तो 3 महीने बाद आप बिना छड़ी चल पाओगे। अब यही पेशेंट मेरा मान लीजिए 70 ईयर्स है, जिसके हिप में भी प्रॉब्लम थी वो थी, तो उसको मैं बोलूँगा मैं आपको 3 महीने बाद भी छड़ी छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर है, बाकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चार्ट आएगा। यंग पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट में करके मैं कहूँगा ठीक है, यू डू एवरीथिंग, यू कैन ड्राइव योर कार, स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, सब कुछ अलाउड है। पर जैसे ही एज बढ़ेगी, जहाँ बोन वीक हैं, उनको हम कहते हैं कि आपको एहतियात बरतनी ही पड़ेगी और आपको 3 महीने बाद हम मानते हैं कि यू विल बी रीचिंग टू 95% ऑफ योर रिकवरी पार्ट। देखिए, लेकिन एक यंग पेशेंट है 40 साल का, 45 साल का, तो वो नॉर्मल रूटीन काम कितने दिन बाद कर पाएगा? नॉर्मल आदमी में आमतौर पर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कम होगी। कब होगी? कि उसको 20-25 साल में घुटने की चोट ऐसी लगी हो कि जो जॉइंट खराब हो गया हो। तो उस पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपको चला अगले दिन देंगे, फिर आप एक्सरसाइज करो, 3 हफ्ते में आप ऑफिस चले जाना टाँके निकालने के बाद। लेकिन तब भी आप लिफ्ट यूज़ करेंगे, स्टेज नहीं करेंगे, कोई रनिंग जॉगिंग वो एक्टिविटी नहीं होगी। एक्सरसाइज बिल्डअप करके मसल्स वगैरह बिल्डअप करेंगे। जब आपको लगता है अब मुझे पेन ही नहीं है, तब आपको हम रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए वापस करेंगे। तो मेरा मानना है कि 6 हफ्ते से लेके 3 महीने किसी भी नी रिप्लेसमेंट के लिए एक नॉर्मल पीरियड है टू अचीव फुल रिकवरी। इससे जल्दी पेशेंट को हम फॉल्स एश्योरेंस नहीं देना चाहेंगे। सर, ये तो हो गई एक नॉर्मल आदमी की बात, लेकिन यदि कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई क्रिकेट स्पोर्ट्स खेल रहा है और उसको एक्सरसाइज के दौरान यदि उसको मतलब खेलने के दौरान उसको लग गई है, कोई इंजरी आ गई है, या उसका जैसे अभी ऋषभ पंत के साथ हुआ, तो फिर ये लोग अपना कैरियर कैसे आगे रिटेन करते हैं? सर, ऋषभ पंत का एक मिरेकल केस है। सबसे बड़ी है उसकी जो विल पावर है। उन्होंने जिस तरह से, जितनी बड़ी चोट थी उसमें सर्जरी के बाद जो रिकवरी उन्होंने एक्सरसाइज की हैं, उसके बाद वापस खेलना, ये सचमुच में एक, मैं कहूँगा मॉडर्न साइंस का एक उसके लिए वरदान है। तो जितने भी पेशेंट वापस, अगर एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, वापस जाना चाहते हैं, तो उनको पहले अपनी चोट को समझना होगा। उस चोट को समझने के बाद जो सर्जरी करेंगे उसके लिए प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल लेना होगा और फिर वो जाकर वापस कर पाएंगे। तो आज ये सब हमारे पास मॉड्यूल्स हैं जिनमें हम पेशेंट को बैक टू नॉर्मल वाली स्टेज पे पहुंचा देते हैं विद दीज बिग इंजरीज ऑल्सो। तो इन लोगों की जो सर्जरीज होती है या इनके जो हार्डवेयर्स यूज आते हैं वो डिफरेंट होते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक रूटीन पेशेंट है और मुझे उसमें एसीएल लिगामेंट को ऑपरेट करना है, इट्स द मोस्ट कॉमन सर्जरी। तो उसमें मैं उसका टेंडन ग्राफ्ट लेके मैं उसको एसीएल बना दूंगा और उसको मैं एक्सरसाइज करूंगा और बोलूँगा भैया 3 महीने तू सिर्फ एक्सरसाइज कर और 6 महीने बाद तू फुटबॉल खेल लेना। लेकिन अगर मेरा पेशेंट कहता है मैं तो सर फुटबॉलर हूँ, मुझे तो
2 हफ्ते बाद ही जाना है स्पोर्ट्स के मैदान में टाँके कटने के बाद, तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज़ को ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास फाइबर टेप या फाइबर वायर हैं, तो हम ऑगमेंटेड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम उस लिगामेंट को इतना स्ट्रांग बना देते हैं विद द फाइबर टेप कि जो पहले 4-6 हफ्ते की जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें वो फाइबर टेप विल टेक द कंप्लीट लोड। उसके बाद धीरे धीरे लिगामेंट स्ट्रांग होगा। तो ये एक चेंजेस हैं इन हाई डिमांड पेशेंट्स जिनमें हम करते हैं। सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अभी, और शायद मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, कि इंडिया के अंदर करीब 42% नी रिप्लेसमेंट जो है वो अवॉइडेबल है। और उसमें यह था कि एक बार नी रिप्लेसमेंट से पहले आप इन्फ्लुएंस ना होकर डॉक्टर से एक बार सेकंड ओपिनियन ले। तो क्या आप इस बारे में कुछ बोल सकते हैं? हाँ सर, मुझे मुझे लगता है ये कहना तो गलत होगा कि क्योंकि जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया उसको प्रॉब्लम थी और उसने डॉक्टर से डिस्कस किया। नी रिप्लेसमेंट अपनी आज इंटरनेट वर्ल्ड में इतनी अवेयरनेस है कि पेशेंट सीधा नहीं कराएगा, तो 42% इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो पेशेंट को पहले पूरा डॉक्टर से बात करनी होगी। अगर उसके एक्सरे सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो नी रिप्लेसमेंट का डिसीजन लिया जाता है। फिर भी अगर कोई डाउट में है तो मैं कहूँगा उसको दूसरा ओपिनियन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सर्जरी के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डिपेंड करता है। ये इरिवर्सिबल सर्जरीज हैं, एक बार कर दी गई तो हम वापस आपको आपका जॉइंट नहीं दे पाएंगे। तो सेकेंड ओपिनियन इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, नंबर 1। और आपको ये भी सोचना होगा कि आपने सब कुछ अगर दवाइयाँ वगैरह सब ले ली हैं और आपको लगता है मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैंने 6 महीने कर लिए यूज़, तो दीज आर वेरी गुड सर्जरीज। इनके रिजल्ट्स हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर वन ऑफ द बेस्ट सर्जरीज विद द बेस्ट रिजल्ट्स। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि आज जो नी सर्जरीज हो रही हैं, मुझे लगता है कि हम सारे जितने भी लोग नी सर्जरीज कर रहे हैं सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। पर जो इंडिया के अंदर कुछ सेंटर्स ऐसे हो गए हैं नेशनल लेवल पे कि मतलब कि हर आदमी का एक सपना है कि जैसे कि मुझे यदि ओबेसिटी की सर्जरी करानी है तो मुझे भोपाल में ही जाके करवानी है, ओस्टियोपोरोसिस या मुझे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करानी तो मुझे अहमदाबाद जाके ही करानी है। तो मतलब ऐसा कुछ स्पेशल प्रसाद मिलता है या हमारे यहाँ का जो प्रसाद उसमें कोई खोट है? नहीं सर, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में। अगर आप कोई हॉस्पिटल है, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट सेम है, सर्जरी के स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। एक जैसे मान लीजिए मैंने जितनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की हैं मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो जब तक मैं लोगों को नहीं बताता हूँ तो अगला पेशेंट नहीं आएगा। मेरा गवर्नमेंट सेटअप है, मैं एसएमएस में हूँ, हम लोग सब फ्री करते हैं। लेकिन बाहर वाला जो है उसके थोड़े से प्रोटोकॉल्स अलग हो जाएंगे। वो अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखेंगे कि हम इस टेक्निक से आपको अगले दिन चला देंगे। जैसे मैंने कहा कि आमतौर पे किसी भी पेशेंट को ये कहना कि हम आप 3 महीने से पहले आप सब कुछ कर पाओगे, गलत है। तो ये जो मार्केटिंग पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए। तो यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है कि कुछ सेंटर्स दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। जिनके पास ज़्यादा वॉल्यूम है डेफिनेटली दे आर मोर, उनके स्टाफ सब कुछ, उनके रिकवरी पैटर्न, फिजियोथेरेपी सब उसी डिजीज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो दे हैव सम स्पेशलाइज केयर। बट अगर कोई आदमी यहाँ पे भी कराता है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलेगा। तो आप चूज कर सकते हैं। जयपुर इज अगेन ए वेरी बिग हब, तो वहाँ पे भी है। और ऐसा कोई अब आज से 10 साल पहले जरूर मैं कहूँगा कि अहमदाबाद और उसमें बहुत ज़्यादा रोल था, आज नहीं है। लेकिन उस पिक्चर को जाने में अभी टाइम लगेगा कि लोग अभी भी जो जो अफोर्ड कर सकता है अहमदाबाद जाना, वो सीधा फ्लाइट लेता है और शेल्बी हॉस्पिटल में जाके नी रिप्लेसमेंट करा लेता है। नहीं, शेल्बी नहीं सर, अब बहुत सारे हॉस्पिटल हैं अहमदाबाद में जो इस काम को कर रहे हैं और आइसोलेटेड नी और हिप रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपिक सर्जरीज ही कर रहे हैं। लेकिन जयपुर में भी आज इतने सारे सेंटर्स हैं, दे आर डूइंग ए वेरी वेरी गुड जॉब। पहले तो ये भी होता था कि ऑर्थोपेडिक सर्जन विल कम फ्रॉम अहमदाबाद और यहाँ लाइन लगी होगी और वो एक साथ आके 20 ऑपरेशन करके चला जाएगा। आज नहीं है, तो चीज़ें बदल रही हैं। जयपुर अपने आप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है इस फील्ड में। सर जो एक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसका कॉस्ट क्या होता है?
एसएमएस को छोड़ दें तो? हाँ, एसएमएस में सर सब कुछ बिल्कुल फ्री है, तो उसमें हम काफ़ी खुश होते हैं। पर अदरवाइज चिरंजीवी योजना से भी जयपुर में बहुत सारे लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी करीब करीब फ्री कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है इम्प्लांट का, कि जो सरकार हमें पैसे दे रही है उसमें जो भी हम इम्प्लांट कर सकते हैं उसकी कॉस्ट कम है। अगर आप कहेंगे नहीं मुझे तो इंटरनेशनल वाला इम्प्लांट चाहिए, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो अंदाजन 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक आप एक जॉइंट की सर्जरी करा सकते हैं। 1.5 से 3.5 लाख रुपए हाँ, एक जॉइंट की? एक जॉइंट की। इसमें डिफरेंस क्या है कि 1.5 में तो ये मिलेगा और 3 में ये मिलेगा? जॉइंट का काफ़ी डिफरेंस है। जॉइंट की जो कंपनीज हैं डिफरेंट उनके कुछ प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, तो उन डिफरेंसेस के ऊपर प्लस जैसे मान लीजिए आप किसी एक बड़े सर्जन से करा रहे हैं तो उनकी जो कॉस्ट है और जिस बड़े हॉस्पिटल में आप कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट बढ़ा देगी। तो एक रूटीन हॉस्पिटल में 1.5 में आप आराम से नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो किसी भी जयपुर के बड़े हॉस्पिटल में जाना है, तो वहाँ जो बाकी एडिशनल कॉस्ट है वो बढ़ेंगी। इंडियन इम्प्लांट और विदेशी इम्प्लांट में क्या डिफरेंस है? सर जो सर्वाइवरशिप है, जो डाटा हमारे पास है, इंडियन इम्प्लांट उसमें अभी आ रहा है, क्योंकि इंडियन इम्प्लांट कुछ समय पहले बनने चालू हुए हैं। हमारे पास मैक्सिमम डाटा 7 to 10 ईयर्स है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि जो जॉइंट 15 साल तक चल गया है मुझे वो लगवाना है, तो वो इंटरनेशनल डाटा है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, अमेरिका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से 80 के दशक में थी, तो उनके नी रिप्लेसमेंट तब से चल रहे हैं। इंडिया में ये चीज़ पिछले कुछ समय में बढ़ी है, 20 सालों में। तो उनके जॉइंट के जो डाटा हैं उनके बेसिस पे अगर जाते हैं तो इंटरनेशनल इम्प्लांट ने अपने आप को, रिप्यूटेड इम्प्लांट ने स्टैंड आउट किया है कि हम बेटर हैं। बट इंडियन इम्प्लांट, इंडियन कंपनीज आर ग्रोइंग, दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग टू डिफरेंट सेंटर्स। डाटा इंक्रीज कर रहा है, उम्मीद है वो भी अपने सर्वाइवल रेट में सक्सेसफुल होंगे, तब वो बराबर हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर मुझे कोई कहे कि पंकज आपको अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है, तो शायद मैं इंडियन कंपनीज पे नहीं जाऊंगा। सर एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग नी रिप्लेसमेंट के बाद काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हैं। शायद या तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है, पर कई लोग आके ये बोलते हैं कि पहले मैं ज़्यादा बेटर था और पोस्ट इम्प्लांट मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होने लगा है, मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा। इसका क्या रीज़न है? सर एक्सपेक्टेशंस, जैसे आपने कहा ना, मैं अभी भी मानता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट मैं उसी पेशेंट में करना चाहूँगा जो व्यक्ति अपना काम, रूटीन काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने अगर ऑपरेट किया तो वो अपना रूटीन काम, डेली लिविंग, कहीं जाना है, सब कुछ कर पाएगा। लेकिन वो नी रिप्लेसमेंट को ऐसे शो किया जाता है कि हमने घुटने बदलवा लिए हैं, अब हम रनिंग करने लगेंगे, अब मैं पहले जब मैं 40 ईयर्स की एज का था वैसा हो जाऊंगा। तो ये जो मिथ है, ये जो मिसकंसेप्शन है, ये गलत है। तो इसीलिए एक डॉक्टर को पेशेंट से पहले बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि इस सर्जरी के रिजल्ट कैसे हैं और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर काउंसलिंग की है तो आप मान लीजिए आपके 95% पेशेंट खुश रहेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सर कुछ स्पाइन सर्जरीज के बाद कई पेशेंट्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का कंप्लेन करते हैं, तो क्या ये सच है या ये एक टाइम बिंग उनको कंप्लेन आता है? सर इसमें कुछ स्पाइन डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे कि हमको ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इट हैपन्स विद सम पेशेंट्स, खासकर ट्रॉमा के पेशेंट्स जिनके L4 L5 लेवल या L1 लेवल पे चोट लगती है, इनमें प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। ये रिकवर कर जाएंगे, पैर वगैरह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सेक्सुअल फंक्शन है कई बार वो रिकवर नहीं करता है। या जहाँ पे पेल्विक नर्व्स के अराउंड इंजरीज हो जाएं, वहाँ पे वो रिकवरी हम कम देखते हैं। क्योंकि एक पेशेंट ने आके मुझे बोला था कि मेरे ऊपर से एक ट्रैक्टर निकल गया था, उसके बाद मैं सब सही हो गया, 1.5 साल लगा, लेकिन अब मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि मैं आपसे पूछूं। हाँ, अगर बेसिकली इसको फिर इवेलुएट करना होगा कि इसको किस जगह क्या है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के टेस्ट करके देखना होगा कि साइकोलॉजिकल है या कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। सेक्स हार्मोन्स हमारे बोन हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं? जैसे पहले हमने कहा था सर कि मेल और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेंटेन द बोन मेटाबॉलिज्म।
तो जैसे जैसे एक एज के बाद फीमेल में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी होती है, एक एज के बाद मेल में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, तो वो भी एक तरह से मेल एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो वो आपकी बोन को वीक करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस के इंसिडेंस बढ़ जाएंगे। तो टू मेंटेन दिस आपकी हार्मोनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इज देयर एनी रोल ऑफ पीआरपी? पीआरपी सर आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था और इसके शुरू में बहुत अच्छे पेपर आए कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट है, दुनिया हर जगह पीआरपी लगाने लगी। ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसमें सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स रिजल्ट ज़्यादा है, ऑर्गेनिक इम्प्रूवमेंट कि हम कहें यार बीमारी गायब हो गई ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जगह जैसे मान लीजिए हम दवाइयाँ देते हैं और पेशेंट ओरल मेडिसिन नहीं टॉलरेट करता है, तो हम पीआरपी के इंजेक्शन लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सेल हैं वो उस रिकवरी और रीजनरेशन को मदद करते हैं। बट ओवरऑल 6 महीने साल के बाद ना हमें उसका रिस्पॉन्स भी कम मिलता है। तो अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो इसका डिसीजन कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए उस ट्रीटिंग डॉक्टर को लेना चाहिए। तो उससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं या नहीं होते? शॉर्ट टर्म इफेक्टिव है सर। जब मैं किसी और भी दवाई से ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो पीआरपी इंजेक्शन आर बेटर। इवन कॉस्मेटोलॉजी में भी इसके रोल आ गए हैं। जहाँ पे भी हमको लगता है कि रिकवरी या रीजनरेशन कराना है तो पीआरपी यूज़ किया जा रहा है। हील पेन, नी पेन, टेनिस एल्बो, इन सब जगह भी हम यूज़ कर रहे हैं। सर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पेन किलर ऑयल बेच रहे हैं, ऑर्थो ऑयल, ये ऑयल, तो क्या इनका कोई रोल होता है? सर ये सब भी काउंटर इरिटेंट की तरह काम करते हैं। बेसिकली पेन रिलीविंग फैक्टर्स सब में है। आपने लगाया, रबिंग की, ब्लड फ्लो बढ़ा एंड ब्लड फ्लो ने आपकी जो पेन सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर दिया तो पेन कम हो जाएगा, बट ये आपकी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। तो एक सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स के लिए दीज आर गुड, बट अगेन बीमारी ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप ठीक होगी। तो डिजीज ओरिएंटेड अप्रोच इज मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं जो एक एज के बाद जिनके बहुत पेन होता है नीज के अंदर, हिप के अंदर, तो वो रेगुलर पेन किलर्स पे चलते रहते हैं। कईयों को 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए। तो ये जो रेगुलर वो पेन किलर्स लेते हैं ये कितने हार्मफुल होते हैं? सर एक मेरे बहुत पेशेंट मुझे आते हैं कि मैंने सर आपने 3 हफ्ते पहले देखा था, दवाई दी, हमने 2 ही पेन किलर खाए हैं, बाकी हम ठीक हो गए लेकिन दर्द नहीं जा रहा है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि पेन किलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। आपको दर्द है ना तो दर्द की गोली खानी है, दर्द खत्म हो जाए अब गोली मत खाइए। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको दिन में 3 बार गोली खानी है, दर्द हो या ना हो। तो शॉर्ट टर्म पेन किलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। लॉन्ग टर्म पेन किलर जैसे आपने पूछा तो उसका कारण ढूंढना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पेन किलर्स आर हार्मफुल। हम उसमें किडनी, लिवर सब डैमेज देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म पेन किलर्स शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। शॉर्ट टर्म पेन किलर्स आर एसेंशियल एंड शुड बी टेकन वाइजली। जिन लोगों को नी में पेन है या हिप्स में पेन है, तो रूरल एरिया के अंदर बड़ी प्रैक्टिस होती है कि जब वो शौच जाते हैं या पॉटी जाते हैं तो वो उकड़ू बैठ के जाते हैं, और वेस्टर्न टॉयलेट्स के अंदर हमें कंफर्ट में हम बैठ के सिस्टम यूज़ करते हैं। तो लोगों को कई बार हम समझाते भी हैं कि आप देसी पॉट पे मत बैठो, तो क्या देसी पॉट पे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? सर अगर देखा जाए तो इंडियन स्टाइल ऑफ डिफिकेशन इज़ वेरी गुड, बिकॉज उससे आपकी बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्निया, मसल बिल्ट, नी जॉइंट, ये सब एक तरह से बेटर रहेंगे। लेकिन अगर आपके जॉइंट खराब हो गए हैं एक एज के बाद, तब आपको उनको इस पोजीशन में बैठने से बचना चाहिए। फॉर ए नॉर्मल पर्सन, यंग पेशेंट, मैं कहूँगा अगर आप इजी हो, कंफर्टेबली जा सकते हो तो यूजिंग इंडियन टॉयलेट इज ऑलवेज बेटर। पर यदि आप के पेन है, आपके घुटने में दर्द है, आपको लगता है बैकएक हो जाता है बार बार, तो आपको इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करना है। क्योंकि कई लोगों को बोलते हैं तो वो पकड़ के बैठते हैं उस, हाँ मतलब वो पोस्चर गलत है। आप जो आपका जॉइंट है जो पहले ही डिजेनरेटेड है, आप उसकी बोन्स को और रब कर रहे हैं और वो आपको डैमेज करेगा। तो इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए उस एज ग्रुप में। सर राजस्थान के सबसे व्यस्त अस्पताल में आप काम करते हैं, तो वहाँ पर आप कैसे मैनेज करते हैं उस ओपीडी को, उस स्ट्रेस को, और कैसे कैटर करते हैं? सर आपने मुझसे पूछा था पहले कि ऑर्थोपेडिक्स आपने चॉइस से लिया था, तो मेरी वो चॉइस थी, डॉक्टर बनना भी मेरी एक चॉइस थी, तो मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ।
मेरे पास जो पेशेंट आते हैं अलग अलग जगह से आते हैं, और अब मैं थोड़ा सीनियर हूँ तो मुझे लोग रेफर भी करते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स को जब सुन के हमें लगता है हम ठीक कर पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सेटिस्फाइंग या एक फोर्स है जो मुझे कहता है कि यार आगे अभी और चलते हैं। सर, गवर्नमेंट सेटअप में काम करना और प्राइवेट सेटअप में काम करना दोनों के प्लस और माइनस हैं, पर मुझे लगता है कि पैसा शायद प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा आदमी कमाता है। तो कभी आपका मन नहीं हुआ कि यार अब बहुत हो गया सरकारी नौकरी, अब प्राइवेट सेटअप की तरफ चलें? जब शुरू में सब ज्वाइन किया था और लगा कि अब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज सैलरीज एज कम्पेयर टू आपके बाकी दोस्तों के जो इंजीनियरिंग में गए, आप कहीं पर भी नहीं थे। लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल था ना, वो आपको आगे बढ़ाता, नहीं यार करेंगे और करेंगे। फिर धीरे धीरे करके अब ऐसा लगता है कि मनी सेकेंडरी है, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है ना वहाँ पे, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो जो कुछ सर्जरीज हैं जो मैं प्राइवेट में करूँगा तो शायद मुझे लाखों रुपए मिल जाएं, लेकिन वहाँ जब मैं फ्री करता हूँ और मेरा बहुत पुअर पेशेंट होता है ना, और वो मुझे जो दुआ देता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा कीमती लगती है। इट इज़ इमटेरियल कि उस पेशेंट के पास कुछ था या नहीं था, लेकिन जो हमने किया वो बहुत अच्छी सोच से किया, तो वो बहुत सेटिस्फेक्शन है। तो आज जहाँ पर हूँ वो मुझे अभी अच्छा लगता है और अभी छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। सर, एक चीज़ मुझे बताइए कि इंडियंस जो है इनकी जो बोन्स है उनकी वो बोन हेल्थ मेंटेन रहे, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, अपना डाइट जो रूटीन खाना पीना है ना, जो मिलेट्स, जो प्राइम मिनिस्टर भी कहा कि रागी, ज्वार, बाजरा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। गेहूं है इम्पोर्टेंट, बट कहीं ना कहीं सिर्फ गेहूं हमारे लिए सही नहीं है। राजस्थान में तो वैसे भी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं, तो वो जो डाइट है ना, मिक्स्ड डाइट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितनी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, योगा आप इंक्लूड कीजिए, रनिंग, वॉकिंग, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप फिजिकल एक्टिविटी जितनी करेंगे, डाइट ठीक रखेंगे, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। सर, थैंक यू सो मच। आप अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए कुछ समय निकाल के आए, व्यूअर्स के लिए आपने इतने अच्छे सारे जवाब दिए, और ये ऐसे चल रहा है हम लोगों का पॉडकास्ट जैसे कि कोई सुपर फास्ट ट्रेन चल रही हो, क्योंकि मुझे दूसरों के साथ बात करते समय सोचना पड़ रहा है। आप सोचने से पहले वो जवाब मुझे दे देते हो। इट्स रियली इंजॉइंग फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपकी टीम को भी। मैं आता हूँ और मुझे आपसे बात करके इतना अच्छा लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद।